नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। इन दिनों चुनाव आयोग ने भले ही लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन राजनीतिक दलों के साथ ही आम जन भी अब चुनावी मोड में आ चुके हैं। ये इस बार का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकतंत्र की रक्षा को लेकर के, संविधान की रक्षा को लेकर के दो बड़े दलों के बीच सबसे ज्यादा टक्कर, सबसे मजबूत टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों दल देश की बड़ी पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इस चुनाव में जाने से पूर्व साझा विपक्ष का एक गठबंधन, महागठबंधन बनना था इंडिया, लेकिन वो धीरे धीरे सत्ता पक्ष उस इंडिया गठबंधन को काफी हद तक तोड़ने में कामयाब भी रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने, जिन्होंने पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी, इस बार उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। ये यात्रा मणिपुर, नागालैंड, आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी की शाम यह न्याय यात्रा चंदौली में पहुंची। चंदौली में सैयद राजा में भाषण भी हुआ राहुल गांधी का। अगले दिन सुबह 17 फरवरी को राहुल गांधी अपनी यात्रा के साथ बनारस पहुंचे। यहां उनका पड़ाव से आगे निकल करके पीली कोठी, गोलगड्डा आदि क्षेत्रों में जबरदस्त खैर मकदम हुआ। फिर वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद बनारस के हृदय स्थल बदौलिया पहुंचे, जहां उन्होंने चलते चलते ही अपनी जीप में सवार होकर ही उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने एक नई लकीर खींचने की कोशिश की। उस बनारस के उस हृदय स्थल बदौलिया पर जो लोग पहुंचे वो स्वेच्छा से, स्वतः स्फूर्त उनका आना हुआ था। उसमें कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतिभागी भी शामिल हुए, लेकिन इन सबके बावजूद राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने जोर पकड़ना शुरू किया प्रयागराज से, और प्रतापगढ़ से होते अमेठी पहुंचने पर, जो कि राहुल गांधी का पुश्तैनी इलाका है, राहुल गांधी ने एक बड़ा चेंज दिखाई दिया। वो एक गुस्सा, वो एग्रेशन आम आदमी को लेकर के, आम आदमी को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर के, बुनियादी सवालों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, खास तौर पर जाति जनगणना को लेकर, जिस तरह से उन्होंने पब्लिक को, आम जन को झिझोड़ने की कोशिश की, झकझोर करके जगाने की कोशिश की, वो एक बड़ा परिवर्तन नजर आया है। दरअसल इंडिया गठबंधन का जिक्र मैंने पहले इसलिए ही किया था कि गठबंधन के बाद जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आने लगी है, बीजेपी केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, इन सब जगहों पर न केवल उस एनडीए के घटक दलों को तोड़ने की, दबाने की, क्रश करने की कोशिश की, उसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी हुए। यूपी में भी बहुत परिस्थितियां अनुकूल नहीं दिखाई दी शायद,
ऐसे में राहुल गांधी ये समझ चुके हैं कि ये पूरी लड़ाई जिस तरह से वो 2014 से अब तक लड़ते आए हैं अकेले दम पर, वैसे ही वो इस इलेक्शन तक उस संघर्ष को लेकर के जाएंगे अकेले दम पर। उनमें वो जज्बा है, उनमें वो काबिलियत है, वो लगातार लड़ रहे हैं और अकेला शख्स दिखाई देता है पूरे हिंदुस्तान में जो पिछले 10 साल से इस सत्ता को अकेले नाकों चने चबवा चुका है। ऐसे में ये सारी कवायद जो कुछ भी हो रही है वो स्वाभाविक है। अपने संगठन को लेकर के भी राहुल गांधी कम से कम उत्तर प्रदेश में बहुत पॉजिटिव नहीं है, ऐसा लगता है उनकी देह की भाषा से, बॉडी लैंग्वेज से। तो इन सारी चीजों को लेते हुए मैंने आज आमंत्रित किया है बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए एक हिस्टोरियन, एक सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब को। आरिफ साहब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई थी उसमें वो शामिल भी थे। अभी हाल ही में जब न्याय यात्रा यहां आई थी तो वो पड़ाव पर बनारस के बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां मिलने भी गए थे। क्या कुछ बातचीत हुई, क्या सोच है राहुल गांधी की, क्या वो चाहते हैं, काशी के बुद्धिजीवियों से उनको क्या फीडबैक मिला, इन सब चीजों पर बात करेंगे। तो हम सीधे चलते हैं मोहम्मद आरिफ साहब के पास, उनसे जानते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं। आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और आज पुनः हम लोग आपस में बातचीत के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, ये कुछ चीजें मैंने आपको अब चर्चा की इंट्रोडक्शन में ही, कि जिस तरह से आसाम में भी राहुल गांधी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने उनके ऊपर बहुत कुछ आरोप लगाए, उसके बावजूद वो यहां तक कि यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे, बच्चों से मिलना चाहते थे, वहां नहीं जा पाए। मंदिर जाना चाहते थे, वहां जाने से रोक दिया गया। झारखंड में भी उनकी अच्छी सभा हुई, बिहार में भी उनकी अच्छी सभा हुई। बनारस, चंदौली और बनारस आने के बाद, यूपी में प्रवेश के बाद, चंदौली और बनारस को छोड़ करके जैसे ही वो प्रयागराज पहुंचते हैं तो प्रयागराज से एक नया कलेवर, नया जो स्वरूप उनका नजर आता है, वो जो एग्रेशन का, युवाओं को लेकर के, पिछड़ी जातियों को लेकर के, दलितों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, ये इसको किस रूप में लेते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी एक राजनीतिक व्यक्ति की तरह से अपनी यात्रा नहीं कर रहे हैं, हाँ, बल्कि एक बेहतर इंसान और मुल्क में जो बदहाली है इस वक्त, जो लोगों के बीच में जो प्रेम मोहब्बत था, एक कुटुंब जैसा पूरा भारत था, उसमें जो कमी आ रही है और नफरत की भाषा जो बढ़ रही है, नफरत का माहौल बढ़ रहा है, उसे खत्म करने के लिए निकले हैं। वो उस पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जो बेहतर समाज बनाने की कोशिश करता आ रहा है और सदियों से ये इतिहास रहा है, उसके रास्ते में बहुत कांटे बोए जाते रहे। तो आसाम हो या आगे की यात्रा हो या मौजूदा व्यवस्था हो, वो राहुल गांधी को बहुत अच्छी दृष्टि से तो नहीं देखेगा जी, क्योंकि राहुल गांधी की जो बात है वो मौजूदा सियासत के विपरीत बात है। ठीक बात कर रहे हैं। वो आजादी के आंदोलन के दौरान जो मूल्य विकसित हुए थे और जो सदियों से भारत की पहचान रही है,
बंधुता, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, एक दूसरे के साथ जो है प्रेम करना, घृणा ना करना, नफरत ना करना, अहिंसा की बात। राहुल गांधी इन सब बातों को लेके समाज में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो जाहिर है कि जो प्रतिगामी ताकतें हैं, जो इन मूल्यों को खत्म करना चाहते हैं, इंसान से इंसान का जो भाईचारा है उसको खत्म करना चाहती है, वो राहुल गांधी के खिलाफ तो खड़े होंगे। पर जनता का एक बड़ा वर्ग, और हम कहते हैं अधिकांश वर्ग, इस बात को समझता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है भारतीय संस्कृति की, वो राहुल गांधी उसके एक एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है। और फिर ये उसी तरफ ले जाना चाहते हैं कि जिससे पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की भावना, और खास तौर पर भारत में जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, भाषा, क्षेत्र का भेदभाव मिट जाए और सभी भारतीय एक हैं, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो राहुल गांधी की जो यात्रा है भारत को बेहतर बनाने की और समझ विकसित करने की और लोगों में भाईचारा बना के रखने की ये यात्रा है, और उसमें बाधाएं आ रही हैं, लेकिन अबाध गति से ये यशस्वी, ये मनीषी, इसे आप या तपस्वी आप कह लें कि ये चल रहा है। और शायद भारत ही नहीं, दुनिया में बिरले राहुल गांधी, बिरले ऐसे व्यक्ति बनते जा रहे हैं जो किसी सत्ता के लिए नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों और मानवता के लिए जन आंदोलन की एक रेखा खींच रहे हैं। आरिफ साहब, एक चीज मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि अब तक जो कांग्रेस का स्टैंड रहा है इस चुनाव से पहले तक, ये ठीक बात है कि राहुल गांधी शुरू से कह रहे हैं, वो चाहे पहली इनकी भारत जोड़ो यात्रा रही हो या ये दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही हो, कांग्रेस और राहुल गांधी खुद भी इसको चुनावी यात्रा नहीं मानते हैं, वो इसे वैचारिक यात्रा मानते हैं। इस बार के इलेक्शन से ठीक पहले, या हम ये कहें कि जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए थे उससे भी पहले, राहुल गांधी ने एक नया नारा दिया है जो जाति जनगणना का। अभी तक आजादी के बाद से लेकर के अब तक कांग्रेस को इस रूप में कभी नहीं देखा गया कास्ट पॉलिटिक्स करते हुए। लेकिन सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन राहुल गांधी एक बड़ी मेजॉरिटी, देश की एक बड़ी मेजॉरिटी, एक बड़ी जनसंख्या आबादी को लाभान्वित करने की बात करते हुए, वो ओबीसी की बात कर रहे हैं बार बार, वो दलितों की बात कर रहे हैं, वो आदिवासियों की बात कर रहे हैं। ये कुछ नैरेटिव चेंज हुआ है कांग्रेस का भी। देखिए, कांग्रेस हमेशा जस्टिस की पॉलिटिक्स करती रही है, सबको जस्टिस मिले। तो ये कोई कास्ट पॉलिटिक्स राहुल गांधी की नहीं है, ये जस्टिस पॉलिटिक्स है कि समाज का दबा कुचला कमजोर व्यक्ति, उसको न्याय मिले। और इसीलिए इस बार की यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा गया है। वो जो कमजोर वर्ग है, जो वंचित समुदाय है, अल्पसंख्यक वर्ग है, आदिवासी है, महिला है, दलित है, या अपर क्लास के लोगों में भी जो कमजोर वर्ग है, उसको न्याय मिले। और आप देखेंगे तो ये सवाल हमेशा उठता रहा है कि बड़ी नौकरियां या नौकरियों पर, सत्ता और संसाधनों पर कुछ लिमिटेड लोगों का कब्जा है, और इधर 10-12 सालों में तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। मुल्क की 90% जो है वो इकोनॉमी या पूंजी पर जो है 10% लोगों का कब्जा है। डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता और संसाधनों का विकेंद्रीकरण और न्याय सब तक पहुंचे। न्याय की लड़ाई बहुत जरूरी है, न्याय सब तक पहुंचे, रिसोर्सेस सब तक पहुंचे, अवसर सब तक पहुंचे और उन्हें उनका जायज हक मिले। ये लड़ाई जो है राहुल गांधी इस बार इसको दिखा रहे हैं, कह रहे हैं, और ये कांग्रेस की पुरानी लड़ाई है जस्टिस की, न्याय की। इसीलिए देखिए, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, ये 4 मूल्य आजादी के आंदोलन में कांग्रेस ने उठाए जी। पिछले दिनों, कुछ दिनों से ये चारों मूल्य कमजोर पड़े, और शांति, सद्भाव, प्रेम,
मोहब्बत, बंधुता तभी होती है, वो रह सकती है जब सबको न्याय मिले, चाहे वो रिसोर्सेज के मामले में, चाहे इकोनॉमी के मामले में, चाहे एजुकेशन के मामले में, चाहे संसाधनों के मामले में, इन्हीं चीजों में, समानता के मामले में अगर आप न्याय नहीं करते हैं तो बेहतर देश नहीं बन पाता। राहुल गांधी इसी न्याय यात्रा को, इसी न्याय को लोगों तक, एक जमीन तक पहुंचाना चाहते हैं। या एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि पिछले दिनों कुछ खबरें ऐसी आई थी जिसमें ये बताया गया कि राहुल गांधी का ये कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो आरक्षण का कोटा 50% से ऊपर ले जाएंगे, उसको बैरियर को तोड़ देंगे। वो बार बार पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। तो उससे एक तबका थोड़ा सा जो सवर्ण है और आर्थिक रूप से विपन्न है, उनको लगा कि अब तो कांग्रेस भी जातियों की बात करने लगी है और पिछड़ों की बात करने लगी है, दलितों की बात करने लगी है। हम जो हमारे सवर्णों के बीच जो कमजोर तबका है, जो भी आर्थिक रूप से विपन्न तबका है, उसका भला कैसे होगा। लेकिन हाल के अभी जो उन्होंने स्टार्ट किया है, प्रयागराज से आगे जो उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, उसमें पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के साथ उन्होंने सवर्ण निर्धन का भी पुट जोड़ा है। ये एक उससे हमको लगता है कि जो कुछ थोड़ा वो गलतफहमी आई होगी सवर्ण वर्ग के नौजवानों के बीच में, या एक जो प्रौढ़ लोग हैं जिनके बच्चे नौकरी खोज रहे हैं, उनके लिए भी ये एक आवाज बुलंद करके उनको भी लगा होगा कि नहीं, राहुल गांधी कुछ ठीक बात करना शुरू किया है उन्होंने, क्योंकि वो एक गैर बराबरी जो है देश में उसको समाप्त करना चाहते हैं। क्यों जी देखिए, अगर आप दूर देखें तो कांग्रेस की ये पॉलिटिक्स रही है या ये उसकी पॉलिसी रही है कि सबको समान अवसर मिले। और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सवर्णों के प्रति राहुल गांधी नम्र नहीं है या उनके प्रति जो उदार नहीं है, ये आपकी मीडिया और ये कुछ राजनीतिक दल जो हैं, ये इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी उन वंचित समुदायों की बात कर रहे हैं, वो जो कमजोर तबका है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें सवर्ण भी आते हैं, दलित भी आते हैं, महिलाएं भी आते हैं, माइनॉरिटीज भी आते हैं, अल्पसंख्यक भी आते हैं, ये तमाम लोग आते हैं। और आज ये पूरी तरह से कटा हुआ है। कटा कई तरीके से है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, आप देख लीजिए, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, और शिक्षा इतना महंगा हो रहा है, आपको स्वास्थ्य सेवाएं कितनी महंगी हो रही है, सब प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, सबका सब। और ऐसे में अगर न्याय भी न हो, अगर इन वंचित समुदायों को स्टेट प्रश्रय न दे, इनकी सुरक्षा न करे, तो क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो कांग्रेस के नेतृत्व में ही बना है, आप देखिए कुछ में वंचित समुदायों की बात नहीं की गई है, माइनॉरिटीज की बात नहीं की गई है, दलितों और आदिवासियों की बात नहीं की गई है, महिलाओं के लिए की बात नहीं की गई है। ये तो कांग्रेस शुरू से चाहती है कि कमजोर तबका बराबर आए, और ये इसको नेचुरल जस्टिस भी नहीं है कि समाज का 5%, 10% तबका 90% रिसोर्सेज पर कब्जा है, मतलब वहां शांति नहीं बन सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तरफ से ठीक गांधी, मतलब महात्मा गांधी का जो सुराज और रामराज का जो सपना था, उनकी जो सोच थी, काफी कुछ मिलता जुलता सा दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के कैरेक्टर में। बिल्कुल, देखिए गांधीयन जो वैल्यू हैं वो समाज में जातिवाद के खिलाफ हैं, छुआछूत के खिलाफ हैं, धर्म की राजनीति के खिलाफ हैं, वंचित समुदायों को अपना समझने का उसकी पॉलिटिक्स है, और गांधी सबको साथ लेकर चलते हैं। कांग्रेस ने गांधीयन वैल्यू को एडॉप्ट किया, राहुल गांधी उसी की उपज है। और 5 पीढ़ियों से अगर आप देखें, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, और इधर आप सोनिया गांधी, और इधर आप
राहुल गांधी को देख रहे हैं। ये मूल्य उन्होंने संजो के रखे हैं और उन मूल्यों को वो लोगों के बीच में ले जा रहे हैं कि भारत जब आजादी के आंदोलन के दौरान जब वो संघर्ष हो रहा था तो ये एक आइडिया ऑफ इंडिया, भारत की परिकल्पना की गई थी कि जहां सब बराबर होंगे, जहां कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए रोजगार होगा, सबके लिए सरकार की तक पहुंच होगी। वो सपना इन 10-12 सालों में लगभग खत्म सा हो गया है। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, ये रोजगार होते खत्म होते लोग, ये चमचमाती सड़कें किसके लिए है? ये तो पूंजीवादी व्यवस्था है पूरी, इस पर चलने वाला। हम तो गरीब लोग तो पगडंडियों पे चलते हैं, बड़ी बड़ी चमचमाती कारें के लिए ये बनता है, ये व्यवसायिक चीजें हैं। इसलिए राहुल गांधी का ये मानना है कि ये जो गरीब तबका है वो मेन स्ट्रीम में आए, गरीब तबका को बेहतरीन एजुकेशन मिले, सरकार उसके दरवाजे तक पहुंचे। और आप देखिए कि पुराने कांग्रेस रिजिम में, पहले के रिजिम में होता था कि कलेक्टर कमिश्नर गांव में जाके अपना जो है वो कैंप लगाते थे, रात रात वहां रहते थे और कोई इस तरह की एट्रोसिटीज हो जाती थी तो उन पर गाज गिर पड़ती थी, हटा दिए जाते थे। आज आप पुलिस तंत्र देख रहे हैं, पुलिस का राज है। इस पुलिस राज में आम आदमी कहां खड़ा है? राहुल गांधी की चिंता उस आम आदमी को लेकर, जिसकी उस अंत्योदय की चिंता है, जिसकी चिंता गांधी किया करते थे। तो गांधी की जो पगडंडी है, गांधी का जो रास्ता बनाया हुआ है, जिस रास्ते को मौजूदा दौर में मौजूदा राजनीतिक पार्टी खत्म करना चाहती है, उस पर राहुल गांधी उस फिर रास्ते को फिर से समतल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक बात कह रहे हैं। आपने अभी अंत्योदय का भी नाम लिया, कमजोर तबके का भी नाम लिया, जिक्र किया। हम एक चीज आपके सामने रखना चाहेंगे, लगभग समानांतर चीज है। एक बार राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से जो 1 रुपया चलता है वो लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा उसको मिलता है। इसकी बहुत आलोचना भी हुई, विपक्ष खासतौर पर बीजेपी ने उनके ऊपर लगातार हमला किया और अभी भी हमला करते रहे हैं। राहुल गांधी इस न्याय यात्रा के दौरान वो 100 रुपए दिखा करके और पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को ये बता रहे हैं कि आप तक 100 रुपए में से केवल 6 रुपए पहुंच रहा है, 6 रुपए 10 पैसे पहुंच रहा है। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, राजीव गांधी महामानव थे जी, सहज और सरल थे और वो सियासत की ये जो दांव पेच है, जो विकृत दांव पेच जिसे आप कह रहे हैं, उसको नहीं जानते थे। उन्हें जो समझ में आता था, जो वो देखते थे, वो कहते थे और वो सच्चाई के विपरीत बात नहीं थी। हाँ। इस तरह की चीजें देखने, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है या जो ये तंत्र है, इस तंत्र में ये देखने को मिलती है और हम आप 2-4 उससे होते हैं। हाँ हाँ। पर कोई बड़ा राजनीतिक नेतृत्व या बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये इस बात को स्वीकार नहीं करते। इस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत राहुल गांधी दिखाते हैं और ये हिम्मत जो है राहुल गांधी को इसलिए आती है कि वो जीवन में ईमानदार हैं, ईमानदारी से लोगों का भला करना चाहते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि इस बात से उनकी सियासत बढ़ेगी, सरकार आएगी, उनका राज आएगा नहीं आएगा, ये नहीं। उनकी दृष्टि में, उनकी दृष्टि के केंद्र बिंदु में वो आदमी है जो अभावग्रस्त है, जिसके लिए पॉलिसी होती है, बनती है, वहां तक नहीं पहुंचा पाती। मैं एक लाइन और आगे आपको करना चाहता हूं, शायद ये उम्मीद भी रखता हूं और ये मैं समझ पाया जो राहुल गांधी जी के साथ आने में, बातचीत करने में, कि निकट भविष्य में अगर कुछ बदलाव होता है तो ये जो पॉलिसीज हैं, जो बंद कमरों में बनती है, ऐसी कमरों में बनती है, वो अब नहीं बनेगी। राहुल गांधी को भारतीय जीवन का, भारतीय जन का, भारतीय मूल्यों का इतना व्यक्तिगत अनुभव है कि ये पॉलिसी जो है वो आम आदमी के बीच में बनेगी और उसका भला होगा। ठीक बात कह रहे हैं आप।
आरिफ साहब, मैंने जैसे पहले बताया कि राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के दौरान जब वो चंदौली पहुंची थी तो और जब बनारस में थे सीमा पर, आप उनसे मिलने के लिए भी गए थे। वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ, अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल जो चीजें हैं उसको आप इतर रख सकते हैं, लेकिन जो चीजें पब्लिक के बीच में जानी चाहिए वो जरूर हम अपेक्षा करेंगे कि आप उसे हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वो चीजें अभी तक मीडिया में नहीं है कहीं। तो हम ये चाहेंगे कि आप उसकी गोपनीयता को कायम रखते हुए कुछ बताएं, क्योंकि बनारस से निकलने के बाद इलाहाबाद, खासतौर पर प्रतापगढ़ और अमेठी पहुंचने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने बनारस को जो 2 दिन के प्रवास के दौरान उन्होंने जो देखा, जो समझा, उसको जो लगातार वो हिट कर रहे हैं, खासतौर पर बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहां नशे की बात बहुत पहले तक ये आम आदमी के बीच में नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी ने ये देखा कि आज का नौजवान, बनारस का नौजवान शराब पी करके सड़क पर लेटा हुआ है। बनारस का नौजवान केवल मोबाइल में वीडियो देख रहा है। वो अवसाद, इससे उसके अवसाद की परिस्थिति को जोड़ते हुए वो उस तरफ से फोकस कर रहे हैं। आप लोगों की बातचीत के दौरान, क्योंकि आप लोग शैक्षिक परिवेश के लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, आप लोग मिले उनसे, क्या कुछ शेयर हुआ, कुछ बताना चाहेंगे? बुद्धिजीवियों का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला, हम लोग वहां उनसे मिले, लगभग 25 लोग, और ये आमंत्रण था उनसे बातचीत करने का। और इस बातचीत के दौरान राहुल गांधी चिंतित दिखे इस बात को लेके कि फीस आप बढ़ती जा रही है, सुविधाएं कम होती जा रही हैं, गरीब आदमी कहाँ है, एडमिशन को लेके किस तरह से प्रवेश हो रहा है, और शिक्षा में जो गिरावट आ रही है, जगह जगह जो गिरावट आ रही है कोर्सेज को लेके, कि आप ये जो मनीषी लोग हैं जिन्होंने भारत बनाने में मदद की है, कबीर को लेके, जवाहरलाल नेहरू को लेके, प्रेमचंद को लेके, ये जो कोर्सेस है आप धीरे धीरे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मानवीय मूल्य का पाठ पढ़ाते हैं और एक टाइप का कोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात। दूसरे, हम जो चिंता वहां पर जो बातचीत हुई, उन बातचीतों में देखा गया कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी का एक सेंटर होता है, लैब होता है, वो विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाएं। आप इसको कम्युनल पूरा का पूरा एजेंडा फिट कर रहे हैं, एक लेबोरेटरी बना रहे हैं। तीसरे, एक विशेष तौर पर विशेष वर्ग को, विशेष जो ऑर्गेनाइजेशन इतना हावी होता जा रहा है कि दूसरे लोगों के लिए स्पेस ही नहीं बचता है। भर्तियों में आप विशेष आइडियोलॉजी के लोगों को भर रहे हैं। वो जो ज्ञान विज्ञान की सदियों पुरानी भारतीय परंपरा रही है, वो विश्वविद्यालयों से दूर हो रही। विश्वविद्यालय जो पठन पाठन के केंद्र हुआ करते थे, आज वो राजनीति के केंद्र होते जा रहे हैं, और विशेषकर एक राजनीतिक दल के केंद्र होते जा रहे हैं। ये भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं है। दुनिया के लेवल पर जो शिक्षा में बदलाव आ रहा है, एडवांस शिक्षा हो रहा, और हम कहां जा रहे हैं? अगर कल के दिन अगर पूरी दुनिया की शैक्षणिक समस्याओं, शैक्षणिक स्थितियों के हम तुलना करेंगे तो हम तो बहुत पिछड़ते जा रहे हैं, हम तो वापस जा रहे हैं। और वो आप फीस बढ़ा दे रहे हैं, प्रवेश के नाम पर इतनी एजेंसीज आ गई, इतने क्या कहते हैं तरीके आ गए हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों के की सीटें खाली रह रही है, जो कल के दिनों में 10 साल पहले, 8 साल पहले होता क्या था कि शिक्षण संस्थाओं में जगह नहीं मिलती थी। आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर 2-2 हजार, 3-3 हजार सीटें भरी नहीं जा रही छात्रों की। ये जो चीजें हैं,
इंस्टीट्यूशन जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। रोज आए कुछ न कुछ चीजें होती जा रही है, जाति हो रही, महिलाओं पर अत्याचार होते जा। ये सब चीजें तो चिंता का विषय था कि किस तरह से शैक्षणिक वातावरण बनाया जाए और वहां से ऐसे लोग निकले जो विद्वान भी हो, समय के अनुकूल जिनका ज्ञान भी हो, परिवर्तन के हामी हो, सामाजिक सरोकारों में भी उनका योगदान हो और बेहतर भारतीय नागरिक भी पैदा कर सके। ये इन सब पर चिंता हुई। दूसरे देखिए, राहुल गांधी किसी बंद फ्लीट के जरिए और आंख बंद किए चश्मा लगा के नहीं निकलती। राहुल गांधी आम आदमी के बीच में जाते हैं, आम आदमी से मिलते हैं, खुली आंखों से देखते हैं, गली कूचे मोहल्ले में देखते हैं। बनारस में उनको ये उम्मीद जरूर रही होगी कि यहाँ बड़ा परिवर्तन हुआ, शायद यहाँ बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हाँ, जो खबरों में भी आता है, अखबारों में आता है, और आपकी मीडिया तो सुबह शाम बनारस को जो है स्वर्ग बना के रखी हुई है। ऐसे में राहुल गांधी को आश्चर्य जरूर हुआ होगा कि वो जो हम सुनते हैं, जो लोग बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार तो बिल्कुल नहीं है। बुनकर उनसे मिले, बुनकरों ने अपनी बदहाली करी, तमाम ग्रुप मिले। गांधी संस्थान जो यहाँ पर है, गांधी सर्व सेवा संघ को आपने किस तरह से तोड़ डाला, डैमेज कर दिया, उसको उन्होंने देखा। नदी क्रॉस करके आए, उसकी हालत उन्होंने देखी। तो और जाना समझा, इतने लोगों से डायलॉग किया और खुद देखा। तो उनका जो वो तौर तरीका था, उनकी जो भाषा थी, वो इसलिए बदली कि आम आदमी इतना बदहाल है। जब प्राइम मिनिस्टर के क्षेत्र में ये बदहाली है, तो और दूसरी जगह कितनी बदहाली होगी, इस बात को लेकर वो चिंतित हुए। उनकी चिंता वंचित समुदायों को लेकर है, आम आदमी को लेकर है। और कि अगर आप वो शराब के नशे में दिन में टहल रहा है, डूब रहा है, लाइन ऑर्डर कहाँ गया? ठीक बात। आप खाली उनको रोकने पे लगे हुए हैं, जहां पर उनको रुकना है वहां जगह कैंसिल कर दीजिए, मीटिंग कैंसिल कर दीजिए, बीच में आप उन्हें बुला लीजिए कि वो उनके कोर्ट में उनको पेशी भी होना है। ऐसे हालात में राहुल गांधी जो बात अब कह रहे हैं, या बनारस से निकलने के बाद, तो एक तरह से उनका हृदय जो है द्रवित है लोगों के दुख को देखकर, और उस तरह से वो बात कर रहे हैं। नहीं, ठीक बात आपने कही। एक चीज और भी है, जहां तक मुझको लगता है, हो सकता है आप भी उससे इत्तेफाक कर रखें, कि काशी को लेकर के, काशी वासियों को लेकर के पूरी दुनिया में एक बहुत खूबसूरत छवि रही है कि यहाँ का आदमी ऐसा होगा। आप कहीं भी चले जाएं, देश के किसी कोने में या दुनिया के किसी कोने में, अगर ये किसी को भी पता चलता है कि ये काशी से आए हैं, वाराणसी से आए हैं, बनारस से आए हैं, तो वो उनके अगले आदमी के दिमाग में भी एक दूसरे तरह की छवि पैदा होती है। वो छवि हाल के दिनों में बिगड़ी तो है बिल्कुल, और वो देख करके बिना किसी का नाम लिए वो केवल वाराणसी को फोकस करके और बनारस के युवाओं की स्थिति, वो किस तरफ जा रहे हैं, वो युवा किस तरफ जा रहा है, कोई आध्यात्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वो नकारात्मक सोच के साथ जो नशे की लत की ओर भाग रहा है। देखिए, बनारस आध्यात्मिक शहर है जी। आप इसको जब पर्यटन नगरी बनाना शुरू करेंगे, आध्यात्म के शहर को, तब तो आपको ये जो आधुनिक बुराइयां हैं सब आएंगी ही। यहां का नौजवान समावेशी रहा है, यहां धर्म की कभी राजनीति नहीं रही है, यहाँ कास्ट का बहुत मतलब नहीं रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का कोई मतलब नहीं रहा। हमारा शहर जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, ये लघु भारत है। लघु भारत नहीं, लघु विश्व है। लघु विश्व। यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं, घूमते हैं, विचरण करते हैं, जहाँ सांड सन्यासी तक ऐसी सांड विचरण करते, ये वो शहर है, मस्ती का शहर है। एक बात, एकदम सही बात। और ये यहाँ कमाऊ वीर नहीं पैदा होते। हाँ। कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन जाएं, बड़े बड़े जो मॉल बन जाएं, ये उस शहर के लिए व्यवसायिक नगरी नहीं है।
यहाँ पर धैर्य वाले लोग हैं, यहाँ सब्र करने वाले, यहाँ कम में खा लेने वाले, मस्त रहने वाले लोग हैं। ये भोले की नगरी है। हाँ। भोले की तरह यहाँ मस्त लोग थे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक ऐसी संस्कृति थी जो पूरी दुनिया में को काशी को अलग बनाती थी। हाँ। काशी इसलिए पूरी दुनिया से न्यारी है। हाँ। पर इसीलिए मालवीय जी को काशी में विश्वविद्यालय स्थापित करना पड़ा। तिब्बतन विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित हुआ, अरबिक विश्वविद्यालय यहाँ हुआ, सब संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ। दुनिया भर की शिक्षाओं का केंद्र बनारस बना। दुनिया भर के धर्म यहाँ अवतरित हुए, यहाँ पैदा हुए, क्योंकि ये मस्ती का शहर है, लोक शहर है। इसको मैं कहता हूं कभी कभी यहाँ पर जो देव है वो लोक देव है। हाँ। वो किसी विशेष धर्म से उनका कोई बहुत लेना देना नहीं, हर जगह जाना आना, हर लोग मिलना। उस मस्ती को आप खत्म कर दिए। उस जो छोटे छोटे रोजगार होते थे, अगर आप कभी विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द जाइए, जो हमारी पहचान होती थी, जो छोटे छोटे, सब खत्म हो गए। तमाम लोग बेरोजगार हो गए। तो क्या करेंगे वो? मॉल आप इतने बन गए इस शहर में कि किनारे जो ठेले वाले, खुमचे वाले जो शहर बनाने थे, जो मजदूर थे, वो कहां चले गए, कहां गुम हो गए। वो भिखारी जो रहा करते थे, कहां गुम हो गए। ऐसे शहर बनता है। आध्यात्मिक नगरी ऐसे होती है। इसको आध्यात्मिक नगरी रहने दीजिए। ये सब चिंताएं राहुल गांधी के जहन में आई, और इस बात को, ये आक्रोश उनका जो आया, इसका बदला हुआ रूप जब उन्होंने देखा, तो ये जो आक्रोश है वो आगे की यात्राओं में तो निकलेगा ही। एक बदलता हुआ भारत, हाँ। एक युवा नौजवानी, खो जाती हुई नौजवानी उन्होंने देखी। ठीक बात कर रहे हैं। खो जाता हुआ रोजगार उन्होंने देखा, खत्म होती शिक्षा व्यवस्था देखा, पटरी और खुमचे व्यवसायी को लुप्त होता हुआ देखा। जो आदमी इतनी चीजों को देख रहा है, महसूस कर रहा है लोगों के बीच में, उसको आक्रोश तो आएगा ही, और वो बेहतर समाज बनाना चाहता है। ठीक बात कह रहे हैं कि ये बात जो हम लोग आपस में चर्चा किया करते थे कि बनारस का बनारसीपन खत्म हो गया। जी जी। उस चीज को सत्ता पक्ष भले न समझे, लेकिन राहुल गांधी की आंखों से वो बच नहीं पाया। एक चीज पूछना था, इतनी सारी चिंताओं का जिक्र आपने किया, उसका कुछ सलूशन भी आप लोगों की तरफ से कुछ कोई सजेशन भी मिला क्या कि किस तरह से इसको दुरुस्त किया जा सकता है? देखिए, खास तौर पर शिक्षा को लेकर के। देखिए, आज जो शिक्षा समावेशी तो है नहीं। हाँ। और जो इसको दुरुस्त करने की कवायद कर रहे हैं, उन्हें कोई तरजीह भी नहीं दे रहा है। जी। बड़ी ऊपर से लेकर नीचे तक शिक्षण संस्थाओं में वो लोग बैठे हुए हैं, उनका वर्चस्व है जो इस शिक्षा व्यवस्था को एकांगी चलाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में राजनैतिक परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर आप राजनैतिक परिवर्तन नहीं करते हैं, आप याद करें तो बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान सभा में दिया गया भाषण जो था, उन्होंने कहा कि अगर बेहतर लोग चुनकर नहीं जाएंगे तो आप ये मूल्य जो है खत्म हो जाएंगे। तो आज बेहतर चुनाव की लोगों को हमें चुनाव करना है। राजनीतिक रूप से जो बड़ा परिवर्तन है उसके लिए सबको तैयार होना होगा, और अगर आप तैयार नहीं होते तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ये जो लोग हैं जो आए थे, ये लोग बुलाए गए लोग नहीं थे। ट्रकों में, गाड़ियों में, रेल में बुला के लाए गए लोग नहीं थे। वो स्वतः स्फूर्त था। ये स्वतः स्फूर्त आए हुए लोग थे, अपना अपना खर्च करके आए हुए थे, धक्के खाते हुए आए थे, और इस उम्मीद से आए थे कि निकट भविष्य में परिवर्तन होगा। और ये जो लोग आए थे, यही माइलस्टोन है परिवर्तन के। आम आदमी जगह है तो ये परिवर्तन होगा और व्यवस्था वापस लौटेगी। ठीक बात कह रहे हैं कि मैं 2004 से देख रहा हूं राहुल गांधी या गांधी परिवार का जो भी सदस्य यहां आता है, तो उनकी जो रोड शो हो या सभाएं हो, उसमें पब्लिक जरूर जुटती है, कूद करके जुटती है। लेकिन 17 तारीख को, 17 फरवरी की तारीख
जो गदौलिया पर भीड़ इकट्ठी हुई, उसमें और अब तक जो भीड़ इकट्ठी होती रही है, उसमें जमीन आसमान का अंतर हमको दिखाई दिया। इसमें लोग खुद राहुल को देखने सुनने के लिए आए थे, जी। देखने के लिए भी नहीं। जी जी। राहुल को का चेहरा देखने वालों की तादाद उस तरह से नहीं थी। लोग उनको सुनने के लिए आए थे, उनकी आइडियोलॉजी को जानने के लिए आए थे। जी, ये एक बड़ा परिवर्तन हमको दिखाई दिया। देखिए, पूरा देश देख रहा है, और देश ही नहीं, पूरी दुनिया राहुल गांधी के एफर्ट को, उनके परिश्रम को देख रही है। बिना थके, बिना रुके, और बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी लालच के, और बिना किसी भय के। ठीक बात। ये जो चीजें रही कि बिना किसी भय के और ना किसी से घृणा, राहुल गांधी ने ये दो चीजें आत्मसात कर ली है। हाँ। और बेबाकी से अपनी बात करें, आज देश में कौन आदमी है जो वसूलों के लिए लड़ रहा है, वैचारिक क्रांति लाने के लिए लड़ रहा है? मुझे लगता है कि एकमात्र आदमी राहुल गांधी है जो पूरे देश में इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, और बिना किसी अपेक्षा के कि हमको ये मिलेगा। लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे लोगों का मन बदला, लोग समझ रहे हैं कि भारत का भविष्य वो देख रहे हैं कि भविष्य राहुल गांधी के साथ निहित है। तो इस बार आप देखेंगे कि लोग राहुल गांधी के साथ जो निकल कर आ रहे हैं, ये लोग लंबे समय तक खड़े रहेंगे। ये आकर्षण में नहीं आ रहे हैं, ये बदलाव की उम्मीद लेके आ रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक जो बदलाव होगा वो राहुल गांधी के जरिए ही हो पाएगा। ये देख रहे हैं। ठीक बात है। एक आखिरी सवाल मैं करूंगा, आखिरी बात रखना चाहूंगा। आपने शिक्षा के मुद्दे पर बहुत सारी बातचीत की, आप लोगों ने उनकी भी चिंता जताई आपने, और आप लोगों ने भी उनसे अपनी चिंता जताई है। आपको याद होगा जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो देश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने एक नई एजुकेशन पॉलिसी ले आई थी, और उस एजुकेशन पॉलिसी में एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण फैक्टर था वो एक व्यावसायिक शिक्षा थी। उसको राजीव गांधी की ये सोच थी कि हाई स्कूल के बाद या 8वीं के बाद के बच्चों को, और इंटरमीडिएट तक जब वो पढ़ रहे हैं 8वीं से 12वीं तक, तो उस दौरान ही उनको एक ऐसा प्रोफेशनल एजुकेशन दिया जाए, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए। उसके खास तौर पर वो संचार क्रांति के जनक भी थे, तो बहुत सारे स्कूलों में कंप्यूटर वगैरह उपलब्ध कराए गए, और सिलाई कढ़ाई, टाइप राइटिंग से लेकर के, और बहुत मोटर मैकेनिक से लेकर के, पंचर बनाने वाले से लेकर तमाम सारी चीजें थी। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी सरकार चली गई, और उसके बाद फिर उनकी हत्या भी कर दी गई, और वो जो पॉलिसी थी वो फिर से डब्बे में बंद हो गई। इधर बीच ये जब से आए हैं, नई सरकार, बीजेपी की जो सरकार आई है, आप गौर कर रहे होंगे, स्कूल एजुकेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। बच्चों के पास केवल नंबर पाना, एक कागज हासिल करना, और ग्रेड 100%, 99% तक जाना, इसमें निश्चित तौर पर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। विज्ञान की बात करते हैं, और विज्ञान हाई स्कूल से खत्म कर दिया गया है। हम लोग पढ़ते थे तो उस दौरान एक 9वीं कक्षा से हम लोगों को डिसेक्शन लेबोरेटरी में जाना सिखाया जाता था, लेबोरेटरी का कल्चर बताया जाता था। आज विज्ञान की को सामान्य ज्ञान की तरह ट्रीट किया जाने लगा है। देखिए, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में आई थी वो समावेशी थी, रोजगार के भी मामले में, कोर्स के मामले में, और पूरे शैक्षिक वर्ग, समुदाय और को लेके, और वो उसमें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की भी बात थी, बेहतर नागरिक बनाने की बात थी, और सबको समय था और स्किल भी था।
इस तरह के रोजगार पहले भी आजादी के आंदोलन के बाद आजाद भारत में भी इस तरह के कोर्सेज रहे हैं। इंटरमीडिएट हाई स्कूल में कास्ट कला और तकली वगैरह होते थे, जो व्यवसायिक होते थे, जिनके जरिए और एग्रीकल्चर को लेके छोटी छोटी क्यारियां बना करती थी, स्कूल कॉलेज में होते थे। मैंने वो देखा, मैं उसको जिया हूँ। बाद के दिनों में धीरे धीरे खत्म हुई और एक नई तरीके से इधर इन्होंने पेश करने की कोशिश की। उस पूरी एजुकेशन पॉलिसी को उन्होंने खत्म किया। आज तो एजुकेशन पॉलिसी का मतलब सिर्फ इतना रह गया है कि एडमिशन, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन। पढ़ाई कब होगी इसका कोई मतलब नहीं है। तीन चीजों पर आके फोकस करके रह गया है और उसमें कोर्सेज क्या पढ़ाए जाएंगे, हम कूप मंडूप की तरह बहुत सी चीजें तय कर दिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अभी तमाम अध्यापक ही नहीं समझ पाए क्या करना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से, डिग्री कौन सी मिलेगी, कब मिलेगी। बीए फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे तो भी मिल जाएगी, सेकेंड ईयर की अलग डिग्री होगी, फाइनल की अलग डिग्री होगी, 5 साल के कोर्स है, 3 साल के कोर्स है, तो क्या मतलब है। साइंटिफिक टेम्पर बुरी तरह से उसका अभाव है। वैज्ञानिक चिंतन बहुत जरूरी है, वैज्ञानिकता बहुत जरूरी है, वस्तुनिष्ठता बहुत जरूरी है। इन सब चीजों से ही बेहतर समाज बनता है और दुनिया के लेवल पर चल पाता है। तो अभी जो नीति आई हुई है, ये तो शिक्षाविदों के भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या चाहते हैं, किधर ले जाना चाहते हैं सोसाइटी को। तो ये तो बहुत और राहुल गांधी की चिंता, इस पर भी हम लोगों के बीच में इस पर भी बातचीत हुई और जयराम रमेश ने भी हम लोगों को ने भी अपने कमेंट रखे। उन्होंने भी बहुत सी चीजों को समझाया, समझने की कोशिश किया और बड़ी अच्छी टिप्पणी। निश्चित तौर पर आपने जयराम रमेश जी का नाम लिया। जयराम रमेश जी खुद एक इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। उनसे 2012 में हमारी व्यक्तिगत बातचीत हुई जब मैं अमर उजाला में था। बहुत ज्यादा समय है, इस पर विस्तार से फिर कभी हम लोग एजुकेशन पॉलिसी और पर्यावरण को लेकर के भी हम लोग बातचीत करेंगे। आप आए, आपने बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। हम इस तरह की परिचर्चा आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज डॉक्टर साहब, प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब हमारे साथ जुड़े। आप लोग उनको सुन रहे हैं। ऐसे ही तमाम विद्वानों को मैं लेकर के आपके साथ जरूर मुखातिब कराऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट जरूर दें और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। ये वीडियो यूट्यूब चैनल अजय चतुर्वेदी 842। नमस्कार, धन्यवाद।